फ्रेंड्स, वेलकम इन द एडिक्शन आईएएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास के बारे में बताना जा रहा हूं, जिसमें मैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। मैं बताता हूं कि अंग्रेज़ों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व्यवस्था व भू राजस्व के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन किया। उन्होंने अनेक भूधृति पद्धतियाँ यानी कि लैंड टेन्योर सिस्टम लागू की, जिससे मुख्य थी अस्थाई या जमींदारी, महालवारी एवं रैयतवारी व्यवस्था, जिसे हम बेहतर भू व्यवस्था यानी अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था में लागू किए जाने से पूर्व ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह समस्या थी कि भारत में कृषि योग्य भूमि का मालिक किसे बनाया जाए। सरकार राजस्व चुकाने के लिए अंतिम रूप से किसे उत्तरदायी बनाए तथा उपज में से सरकार का हिस्सा कितना होना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है इतिहास। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नाम आपने और हमने कई बार सुना होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। इस तरह 1772 से 1785 ईस्वी तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल भी रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक विचार रखते हुए कहा कि किसानों से लगान वसूल करने के बदले जमींदारों के पास कुछ मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमाना यानी कमीशन प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन हेस्टिंग्स की यह पद्धति सफल नहीं हुई और 1772 में इस विचार के बदले हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया। इस व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले जमींदार को भूमि ठेके पर दी जाती थी, जो कि 5 वर्षों के लिए ही निर्धारित की जाती थी। 1776 ईस्वी में इस व्यवस्था को भी कुशासन के आधार पर समाप्त कर दिया गया। हालांकि 1777 में ये व्यवस्था 1 वर्षों के लिए कर दी गई, लेकिन फिर इसे समाप्त कर दिया गया। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, उसने जेम्स ग्रांट, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति एवं इतिहासकार था, एवं सर जॉन शोर, जो कि आगे चलकर 1793 से 1798 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, इन दोनों की सहायता से नवीन लगान व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था लागू किया। 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के 10 वर्षों का न करके अस्थायी कर दिया गया और कालांतर में इसे उत्तर प्रदेश के बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में भी लागू कर दिया। अस्थाई बंदोबस्त की संरचना कैसी थी? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू की गई थी। सर्वप्रथम यह व्यवस्था बंगाल में लागू की गई थी। व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर ली जाती थी। जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/11 भाग अपने खर्च, परिश्रम तथा दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। जमींदारों द्वारा निश्चित समय में सरकारी खजाने में लगान न जमा करने पर भूमि को नीलाम कर दिया जाता था तथा दैवीय प्रकोप के समय लगान की दर में कोई रियायत नहीं दी जाती थी। लगान की दर बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास नहीं था, लेकिन जमींदार इसमें वृद्धि कर सकता था। जमींदार भूमि को बेच सकता था और रेहन व दान में दे सकता था। आइए देखते हैं कि व्यवस्था लागू करने के पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मकसद था। कंपनी सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे अनेक कारण थे, जो इस प्रकार है। पहला, सरकार एक निश्चित तथा स्थायी आय प्राप्त करना चाहती थी। दूसरा, वह लगान वसूली पर समय पर पैसा खर्च करना चाहती थी। तीसरा, कंपनी इस व्यवस्था के द्वारा सशक्त जमींदारों को अपना समर्थक बनाना चाहती थी। चौथा, इस व्यवस्था से यह अपेक्षा की गई कि इससे कृषि विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा।
पाँचवा, इसके साथ ही कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों एवं भूमि के संदर्भ में ज्ञान का अभाव था, इसलिए भी ऐसी व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य समझा गया। चलिए आगे जानते हैं कि व्यवस्था लागू करने से क्या लाभ हुआ। इस व्यवस्था से कंपनी को अनेक लाभ प्राप्त हुए, जैसे पहला, इससे कंपनी के तथा लोगों के अधिक हितों की अधिक रक्षा की जा सकती थी। दूसरा, इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या न हो। तीसरा, यदि कोई जमींदार लगान अदा करने में असमर्थ रहा तो उसकी भूमि के एक टुकड़े को बेचकर सरकार लगान के बराबर आय प्राप्त कर लेती थी। चौथा, जमींदार कृषि उन्नति की ओर अधिक ध्यान देने लगे तथा उनको समय पे लगान देना होता था, इसलिए वो पैदावार पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। पाँचवा, इस व्यवस्था का ही परिणाम था कि कंपनी सरकार को 1857 ईस्वी के विद्रोह में जमींदार वर्ग का पूरा सहयोग प्राप्त हो गया। छठवां, कंपनी का वह धन जब खर्च होने से बच रहा था जिसे वह लगान वसूली के समय खर्च करती थी अपने कर्मचारियों पर, इस प्रकार कंपनी के धन का जो व्यय हो रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था, यानी रुक गया। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस व्यवस्था में क्या क्या दोष थी। इस व्यवस्था में तो वैसे बहुत सारी दोषें थी, लेकिन हम सभी की बातें नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस व्यवस्था के लागू होने पर सरकार का किसान से कोई सीधा संपर्क नहीं रह गया था। परिणामतः सरकार किसानों की वास्तविक स्थिति से परिचित न होने के कारण उसके प्रति उदासीन रहती थी। बाढ़ एवं अकाल के समय सरकार मालगुजारी की वसूली में कोई भी छूट नहीं देती थी। जमींदार लोग किसानों का आर्थिक शोषण करते थे। कृषकों द्वारा लगान न देने पर उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि निश्चित दिन को सूर्य छिपने से पहले लगान को अवश्य जमा कर देना जरूरी था। इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा न करने पर जमींदार को जागीर के अधिकार से मुक्त कर दिया जाता था तथा उसकी पूरी अथवा कुछ जागीर जब्त करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा उसे नीलाम कर दिया जाता था। इस प्रकार कई जमींदार आर्थिक रूप से काफ़ी तंगी के कगार पे आ गए। चलिए अंत में जान लेते हैं कि इस व्यवस्था का क्या परिणाम निकला। तो इस प्रकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थाई बंदोबस्त में व्याप्त खामियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें कमियां कंपनी की आय में कमी हुई, भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट हो गया तथा जमींदारों के अधिक शक्तिशाली होने में सहयोग मिला, जिससे किसानों का शोषण बढ़ता चला गया। तो ये थी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था, जिसको समझाने का मैंने एक प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए एडिक्शन आईएएस क्लासेस के साथ।